हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या स्टडी केयर पर, जिस पर हम लोग क्लास 10th का चैप्टर शुरू किए हैं, हमारा पर्यावरण। आज उसका दूसरा लेक्चर है, दूसरा रिवीजन लेक्चर है, जिसके आधार पर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का चैप्टर का रिवीजन शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े उसको तेजी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के परिभाषा डिफिनेशन को समझे कि पर्यावरण किसी भी जीव के चारों ओर फैली हुई अजैव और जैव कारकों से निर्मित वह दुनिया होता है जिसमें वह जीव निवास करता है और उससे प्रभावित होता है। वही दुनिया उस जीव का पर्यावरण कहलाता है। अजैव और जैव कारकों का मतलब होता है कि सजीव और अजीव कारकों से। सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, वो आप पहले से ही पढ़ करके इतने दूर तक आ चुके हैं। उसके अलावे हम लोगों ने पारितंत्र को परिभाषित करने की कोशिश किया था, पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित करने की कोशिश किया था कि पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है। तो पारितंत्र और पारिस्थितिक तंत्र भी वातावरण के अंदर ही पाया जाने वाला है। इसका मतलब कि पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र वैसा वातावरण है जिसमें जैव और अजैव कारकों के बीच अंतर संबंध स्थापित होता है और दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसी कारण से पारिस्थितिक तंत्र को स्वपोषी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई माना जाता है, जो कि एक निश्चित और खुला तंत्र होता है। मतलब कि वह डिफिनिट है कि उससे बाहर नहीं जा सकता है। किसी भी वातावरण के अंदर अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र का बात करेंगे तो वह खुला तंत्र इसीलिए कहलाता है क्योंकि वहां पर कई प्रकार के जैव अजैव घटकों का एक दूसरे से आदान प्रदान, लेन देन, पदार्थों का, विभिन्न तरह के चीजों का होता रहता है। क्लियर है? फिर हम लोगों ने देखा था कि किसी पर्यावरण के अंतर्गत जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल ये सारे शामिल किए जाते हैं। इसका मतलब है कि किसी पारितंत्र में भी ये सारे मंडल एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि पारिस्थितिक तंत्र के दो तरह के घटक हम लोग पढ़े थे, जैव घटक, अजैव घटक। जैव घटक जिसमें हम लोग सजीवों को रखते हैं, अजैव घटक जिसमें हम लोग निर्जीव वस्तुओं को, पदार्थों को रखते हैं। उन्हीं से आगे चल करके हम लोग को पढ़ना है पारिस्थितिक तंत्र का संरचना या बनावट। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पारिस्थितिक तंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, जो हमारे नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हम लोगों के पास बनाया हुआ है, पहले से तैयार किया गया है। दूसरा होता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, जो कि मनुष्य अपने जरूरत के हिसाब, अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से उसे तैयार करता है। तो साथियों, ये तो था रिवीजन जो हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था। आज उसी को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग का जो नया टॉपिक है, जिसका नाम है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। संरचना या इसी को आप बनावट के नाम से जान सकते हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन से चीज शामिल हैं जो मिल करके इस पारिस्थितिक तंत्र का रचना करते हैं, निर्माण करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि पारिस्थितिक तंत्र में दो तरह के घटक हैं। उन्हीं दो तरह के घटक में एक है अजैव घटक। घटक को अवयव या आप चाहे तो कारक का भी नाम दे सकते हैं। मतलब कि अजैव घटक, अजैव अवयव या अजैव कारक, जो कि निर्जीव होता है, इसीलिए उसे अजैव कहा जा रहा है। अब इसके अंतर्गत भी बहुत सारे चीजों को शामिल करते हैं कि कौन कौन से अजैव कारक है, अजैव घटक हैं जो इसके अंदर आएंगे। तो पहला है भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण में किन किन चीजों को शामिल करते हैं जो उस जीव के आसपास में शामिल है, जैसे मृदा, जिसे हम लोग मिट्टी कहते हैं, वायु जो हमारे आसपास चारों ओर फैला होता है, जल
ये सब मिल करके उस जीव का भौतिक वातावरण बना रहे हैं। दूसरा है पोषण। पोषण के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पोषण क्या है। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपना भोजन करते हैं और उस भोजन का अपने शरीर में यूटिलाइजेशन करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो पोषण में किन किन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं? तो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है जलवायु। तो जलवायु बनाने के लिए सूर्य की रोशनी, तापक्रम, आर्द्रता इत्यादि बहुत सारे फैक्टर वहां पर शामिल होते हैं। तो ये सारे मिल करके किसी पारिस्थितिक तंत्र में अजैव घटक, अवयव या कारक का निर्माण करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े तो ये दूसरा है जैव अवयव या जैव घटक। जैव अवयव या जैव घटक या जैव कारक भी इसे आप कह सकते हैं, जो कि सजीवों से मिलकर के बना है। किससे मिलकर के बना है? सजीवों से। तो हम लोग को भली भांति पता है कि हमारे आसपास, हमारे वातावरण में, हमारे पारिस्थितिक तंत्र में कितने तरह के सजीव पाए जाते हैं। तो जितने तरह के सजीव पाए जाते हैं उन सारे सजीवों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में बांटा गया है? 3 कैटेगरी में। एक कैटेगरी है जिसे हम लोग उत्पादक का नाम दे रहे हैं, प्रोड्यूसर का नाम दे रहे हैं। तो उत्पादक कहेंगे किसको? तो उत्पादक में जनरली हम लोग वैसे हरे पौधों को शामिल करते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे चल करके इन सब के बारे में भी एक एक करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब जो उपभोग करता हो। तो उपभोक्ता में कौन शामिल होंगे? जो उत्पादक का इस्तेमाल करते हैं, जो शाकाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं या सर्वाहारी हो सकते हैं। अब शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी तो हम लोग सब परिचित हैं कि शाकाहारी किसे कहेंगे, मांसाहारी किसे कहेंगे, सर्वाहारी किसे कहेंगे। नेक्स्ट आता है अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता मतलब जो हमारे आसपास वैसे चीजें बच जाती है जो सड़ते हैं, गलते हैं, तो उन चीजों को खा करके, खत्म करके जो नष्ट करते हैं वही कहलाते हैं अपघटनकर्ता। और अपघटनकर्ता में जनरली हम लोग सूक्ष्मजीवधारियों को रखते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र विशेष में जैव घटकों के प्रकार का निर्धारण। जैव घटकों के प्रकार का निर्धारण अजैव घटकों के गुणों पर निर्भर करता है। फिर से सुन लीजिए, नोट में इस चीज को ध्यान रखिएगा कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में वहां पर किस तरह के, किन किन तरह के जैव घटक पाए जाएंगे, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण करता है वहां पाए जाने वाले अजैव घटक। इसी पर वो निर्भर करता है कि उस पारिस्थितिक तंत्र में किस तरह के जैव घटक पाए जाएंगे। एक उदाहरण से आप इसको, छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि जिस जगह पर जिस तरह की मृदा होगी, वायु होगी, जल होगा, उसी तरह के वहां पर पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं। तो हमारे जैव घटक जो होते हैं वो अजैव घटक पर उस पारिस्थितिक तंत्र में क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इन्हीं जैव अवयव या घटक के बारे में एक एक करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग का देखते हैं उत्पादक। कि उत्पादक कहते किसे हैं? उत्पादक कौन होते हैं? उत्पादक कहते किसे हैं या उत्पादक कौन होते हैं? तो जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, उत्पादक का मतलब उत्पादन करने वाला, बनाने वाला। तो कहता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है। किसको शामिल करते हैं? विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को शामिल करते हैं। क्लियर है? क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उन्हें अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती है। जैसे घास का उदाहरण दे सकते हैं, पेड़ पौधे का उदाहरण दे सकते हैं, शैवाल का भी उदाहरण दे सकते हैं। शैवाल भी इसी पौधे प्रजाति में शामिल है। कोई डाउट? अब एक सवाल आता है मन में कि ये जो उत्पादक होते हैं जिन्हें स्वपोषी कहा जाता है, स्वपोषी क्यों कहा गया? क्योंकि यह अपना भोजन या पोषण स्वयं करते हैं। अपना पोषण स्वयं करने वाले जीव को क्या कहा गया? स्वपोषी। इसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। स्वपोषी, परपोषी, परपोषी कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग इतना समझ लें कि उत्पादक स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वह अपना भोजन, अपना पोषण स्वयं करते हैं। सॉरी।
क्लियर है। नेक्स्ट कहता है कि यह जो उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, कौन सा ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर यह उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं। तो वैसी प्रक्रिया जिसे उत्पादक या स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं या हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसके विषय में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में जैसे जैसे क्लास बढ़ता है उसका परिभाषा, उसका डिफिनेशन थोड़ा जटिल होता जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है। उन्हीं जटिल या कॉम्प्लेक्स को एक साधारण तरीके से हम लोगों ने कहने का कोशिश किया है कि प्रकाश संश्लेषण अगर दिमाग से निकल गया हो तो इसे रिवाइज करने का तरीका रख लें कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। यह एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता है। किस रूप में ग्रहण करता है? विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता है या लेता है या कहें ट्रैप करता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और परिवर्तित करने के बाद कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का बात कर सकते हैं, और सह उत्पाद के रूप में, सह उत्पाद को इंग्लिश में बाय प्रोडक्ट कहा जा रहा है, तो उसके रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करता है, और यह पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। जबकि हम लोग जूनियर क्लास में, छोटे क्लास में हम लोग पढ़ते आए हैं कि प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिससे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण वैसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे मिट्टी से जल, खनिज, लवण ग्रहण कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर है। भोजन बनाने के साथ साथ ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम लोग कई प्रकार से प्रकाश संश्लेषण को डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। अब यहां पर यह चीज ध्यान दीजिएगा कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को, जिसे हम लोग कहते हैं लाइट एनर्जी, क्या कहते हैं? लाइट एनर्जी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस तरह की प्रक्रिया का होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान लाइट एनर्जी जो होते हैं वह केमिकल एनर्जी में चेंज होते हैं। लाइट एनर्जी गेट्स चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर है। तो ये टर्म याद रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में लाइट एनर्जी जो होता है वह केमिकल एनर्जी में चेंज होता है। उसी केमिकल एनर्जी के चेंज होने के कारण हमारे केमिकल कार्बनिक यौगिक बनते हैं, कार्बनिक कंपाउंड बनते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, स्टार्च वगैरह, जिस नाम से आप जानते हैं, जान सकते हैं। आई होप कि ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी भी तरह के इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जा करके बेझिझक किसी भी तरह का इससे रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। और आप इन सारे टॉपिक का रिवीजन करके खुद को तो अपना ज्ञान बढ़ाएंगे ही, अपने रिवीजन को अच्छा करेंगे ही, अपने साथियों में भी इस बात को बताइए कि अपने क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए एक आसान शब्दों में रिवीजन क्लासेस स्टार्ट है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पसंद आता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो साथियों, ये चैनल आपका अपना चैनल है और इसका एक ही उद्देश्य है, आप सबका अपने पढ़ाई का रिवीजन करवाना, किसी भी तरह के डाउट को क्लियर करवाना। क्लियर है साथियों। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक पर।